कहानी के लेखक हैं ज्ञान तिवारी। अमृता दोपहर के समय अपने घर की छत पर टहल रही थी कि तभी उसकी नजर गेट के पास खड़े एक डाकिये पर गई, जो अपनी साइकिल का स्टैंड लगाकर अपने बैग से चिट्ठी निकाल रहा था। उसने डोरबेल बजाई और अमृता नीचे की ओर चल दी। जब तक अमृता नीचे आई तब तक उसने देखा कि मुकुल ने दरवाजा खोलकर चिट्ठी ले ली थी। उसने दरवाजा बंद किया और चिट्ठी खोलने लगा। किसी को चाहिए होता तो मेल कर देता। आज के जमाने में चिट्ठी से कौन कम्युनिकेट करता है मुकुल? मुकुल ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए बोलने लगा, गाँव से मनोहर चाचा ने लिखी है। गाँव से? तुम्हारा कोई गाँव भी है क्या? अमृता हंसते हुए मुकुल से पूछने लगी, गाँव क्या मतलब? हम बहुत छोटे थे जब किसी जहांगीराबाद की जगह की बात हुआ करती थी पिताजी से अक्सर। पिताजी वहीं से आए थे। हमें तब पता लगा जब एक दिन गांव से मनोहर चाचा शहर आए पिताजी से मिलने एक जमीन के सिलसिले में, बस तब पता लगा था। तो पढ़ो क्या लिखा है मनोहर चाचा जी ने। चिट्ठी में लिखा था कि उनके बेटे शंकर की शादी है और निमंत्रण सब परिवार का था। अमृता तुरंत बोल पड़ी कि उसे गाँव देखना है। 2 दिन बाद वे लोग अपनी गाड़ी से जहांगीराबाद के लिए निकल पड़े। उन्हें गाँव पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। गाँव की खुरदुरी सड़क पर गाड़ी हिचकोते खाते हुए चल रही थी। गूगल मैप से रास्ते में मदद तो हो रही थी, पर उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो भटक गया हो कि तभी उसके कानों में किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ी। मुकुल ने गाड़ी रोककर साइड मिरर से देखा तो 2 आदमी साइकिल पर सवार कोई धुन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुकुल ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। क्या बात भैया जी, ये मनोहर चाचा का घर कहाँ है? आपको मालूम है कुछ? वही जिनके घर में शादी है ना। मुकुल हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि वे लोग उन्हीं के घर से हैं। मुकुल और अमृता गाड़ी से उनके पीछे पीछे चल दिए। अमृता रास्ता एंजॉय करते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। वह साइड मिरर में अपने बाल सही कर रही होती है कि तभी उसे एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता दिखाई दिया। उसकी दौड़ने की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वो बिजली की रफ्तार से गाड़ी से आगे भाग गया। अमृता हैरानी से उसे देखती रह गई। रात घिर आई थी। मुकुल और अमृता आखिरकार मनोहर चाचा के घर पहुंचे। अपने दूर के रिश्तेदारों का ऐसा स्वागत देखकर अमृता का थकान से भरा चेहरा खिल उठा। गले में सोने की चैन और हाथों में खूबसूरत साड़ी देख के अमृता बहुत खुश हो गई थी। मनोहर चाचा उन्हें उनके कमरे में ले गए। मुकुल और अमृता अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद आराम से बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अमृता को याद आता है कि कैसे एक आदमी बिजली की गति से उनकी गाड़ी से आगे निकल गया होता है। जैसे ही उसे ये बात याद आती है वो तुरंत मुकुल को बताती है। इससे पहले मुकुल अमृता की पूरी बात समझ पाता, उन्हें कई आवाजें उठने का शोर सुनाई देने लगा। मनोहर चाचा और उनकी पत्नी समेत उसके चचेरे भाइयों की आवाज एक साथ उठ रही थी। वो दोनों तुरंत अपना कमरा छोड़कर बाहर की ओर भागे। मनोहर चाचा का घर एक बड़ी जमीन पर था। सामने एक घना वृक्ष था। उसी वृक्ष की एक घनी डाली से एक बछड़ा कसा हुआ था, जैसे उसे किसी ने कसकर जकड़ रखा हो। वृक्ष के आसपास से अजीब सी चीख उठ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों के कानों को चीर रही थी। लोग डंडे से उस डाल पर वार करके चिल्लाते हुए किसी को भाग जाने को कह रहे थे। बड़ी मुश्किल से बछड़े को छुड़ाकर जमीन पर रखा गया। अगली सुबह अमृता मनोहर चाचा की पत्नी के साथ चौके में खाना बनाने में उनका हाथ बटा रही थी कि तभी अमृता उनसे पूछ बैठी, चाची जी वो जो कल रात हुआ वो क्या था? वह आटा मारते हुए बोली, बड़ी पुरानी बात है बेटी, पर किसी को बताना मत कि हमने तुमको ये बात बताई है। चाची ने अमृता को बताया कि आज से कई साल पहले इस गली छोड़ के एक घर में एक पति पत्नी रहा करते थे, पर वो लोग सात्विक नहीं थे। उनके घर से आए दिन मांस के पकने की बदबू आती रहती थी। एक दिन पड़ोस से कोई उनके घर के पास से निकला तो उसे बड़ी ही गंदी बदबू आई और धीरे धीरे ये बात सबको पता लग गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कुएं में गाय, बछड़ा, बकरा, खरगोश और छोटे छोटे जानवर मिले। उसके बाद लोग जानवर हत्या बर्दाश्त न कर सके और गुस्से में आकर लोगों ने उन्हें मार डाला। उसके बाद से वो घर अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा ऐसा करती है, कोई वहां से गुजरता भी नहीं। अरे राम राम राम, ऐसी असुरी प्रवृत्ति के थे वो लोग। कहानी सुनकर अमृता का सर नाचने लगा और वो चौका छोड़कर अंदर कमरे में चली गई। अमृता दिन भर चाची की सुनाई कहानी के बारे में सोचती रही। सूरज बादलों के पीछे छुप गया और रात का पहर आ गया। अमृता ने देखा कि मुकुल गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी सोच, उसका दिमाग अभी भी उस कहानी में अटका था। उसने धीरे से मुकुल का हाथ अपने ऊपर से हटाया और रात के घने अंधेरे में वह दबे पांव घर से निकल गई। कड़क सर्दी और कोहरा इतना था कि थोड़ा आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। किसी तरह अमृता दूसरी गली तक उस घर के पास पहुंची। घर पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। घर के ऊपर बना हुआ छप्पर लगभग 2 टुकड़ों में था। कुछ कौवे ऊपर टिटहरी पर शोर कर रहे थे। अमृता की नजर पूरे घर पर गई। घर की बाउंड्री वाली जो दीवार थी वो 2 हिस्सों में थी, जिसके बीच में एक छोटा सा लकड़ी का गेट था। वो गेट खोलकर घर के अंदर आ गई। पूरा घर कोहरे की चादर से ढका हुआ था। अंदर आते ही सबसे पहले अमृता की नजर चौखट के अंत में बने कुएं की तरफ गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो सामने एक खंभा था, जहाँ से घर 2 हिस्सों में दिखाई पड़ रहा था। एक दरवाजे से घर का अंदरूनी हिस्सा पूरा दिखाई पड़ रहा था, तो दूसरे दरवाजे से खाली बाहर का एक छोटा सा हिस्सा। अमृता पहले हिस्से से घर के अंदर गई। अंदर का हिस्सा कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अंदर आते ही उसकी नजर 2 फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक में एक आदमी था जिसके सर पर सफेद पगड़ी थी, चेहरा चकोर था, और दूसरे में एक औरत की तस्वीर थी। रंग सांवला था और काली गहरी आंखें थी। तस्वीरों से नजर हटाते ही वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी फ्रेम में लगे दोनों चेहरों की आंखें अमृता की तरफ घूम गई और उसे आगे जाता हुआ देखने लगी। अमृता को इसकी भनक नहीं थी। वो पूरा घर टटोलने लगी। पास में रखी एक टेबल पर उसे एक पुरानी सी बिछिया दिखाई दी। ना जाने क्यों, पर अमृता का दिल उस बिछिया पर आ गया और उसने उसे तुरंत अपने दाएं पैर की छोटी उंगली में पहन लिया।
घूमते घूमते वो घर के दूसरे हिस्से से बाहर आ गई, कुएं को पास किए। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई चप्पल पटक कर आगे बढ़ रहा हो। वो ठक ठक की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती चली जा रही थी। कभी एक पैर तो कभी दोनों पैर की एक साथ आवाज़ आती। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। और फिर जैसे ही वो आगे पलटी और कुएं में थोड़ा अंदर तक झांकने लगी तो एक धक्के से वो कुएं के अंदर गिर गई। उसकी चीख कुएं के अंधेरे कोने में डूब गई। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़। अमृता के हाथ में एक बड़ा चाकू है और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश पड़ा हुआ है। अमृता उस पर वार करने जा ही रही होती है कि तभी मनोहर चाचा की बेटी उसे ऐसा करते देख लेती है और वो चिल्लाते हुए अंदर की ओर भागती है। उसका चिल्लाना सुन सब इकट्ठे हो जाते हैं और रसोई की तरफ भागे चले आते हैं। मनोहर चाचा, उनकी पत्नी, उनका बेटा और मुकुल सब स्तब्ध होकर अमृता को देख रहे थे। उसके हाथ में थमा हुआ धारदार चाकू और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश। बस चाची भाग गई कि अमृता बेशुद्ध हालत में थी। उसे होश तो था पर वो अपने होश में नहीं थी। उनकी आंखों में डर बसने लगा था। मुकुल ने अमृता से चाकू छुड़ाया और उसे अंदर कमरे में ले गया। वो किसी तरह अमृता को अंदर लाया और बिस्तर पर बिठाया। मुकुल अमृता को आवाज देकर बुलाने लगा और अमृता को शायद ही कुछ सुनाई पड़ रहा था। मनोहर चाचा अमृता के इस कृत्य से दुखी थे पर उनकी पत्नी, उन्हें सब पता था। यह ब्राह्मणों का घर है, इसमें यह लड़की एक जानवर पकाने चली थी। उनकी बातों में गुस्सा था। उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नी से रहा ना गया और वो सारी बात अपने पति को बता बैठी कि कैसे उस एक रात के किस्से ने अमृता के मन में सवालों की आंधी ला दी थी और कैसे चाची को उस घर के जिक्र की बात अमृता के सामने रखनी पड़ी। तो क्या अमृता उस घर में गई थी? वो आग बबूला हो उनसे पूछने लगे, जिस पर उनका जवाब था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मनोहर चाचा सोच में पड़ गए। एक तरफ उनके घर में उनके बेटे की शादी थी और दूसरी तरफ ये सिलसिला। उस दिन उस घर में शाम के होने का बहुत बेसब्री से इंतजार किया गया और जैसे ही शाम हुई मनोहर चाचा ने मुकुल से उसके कमरे में बात करी कि वो अमृता को लेकर वापस चला जाए। घर में शादी है और वो कोई अपशगुन नहीं चाहते थे। अमृता चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। चाची मौन थी। वो अपने पति के आगे कुछ बोलना नहीं चाहती थी कि तभी अमृता अचानक से उठी और बोल पड़ी। उसकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे उसका कंठ अचानक से भारी हो चला हो। आवाज में रगड़ थी। मुकुल पहचानता था कि वो उसकी बीवी नहीं थी। क्यों मनोहर, क्यों नहीं रह सकती मैं? अरे मुझे ना रख, पर ये लौंडिया को तो रखेगा ना। मैं तो इसके अंदर हूँ ना। सबके कदम डर में पीछे हट गए। क्या गलती करी इस लौंडिया ने? यही ना कि ये कल रात मेरे घर चली आई और मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। इतना बोलते ही वो गंदी तरह से हंसने लगी। लार उसके मुंह से गिरी तो उसने उसी को चाट लिया। जादू देखोगे तुम सब, जादू देखोगे एक। इसके बाद कमरे में तेज आंधी उठी और सबके सब कमरे से अपने आप बाहर खदेड़ दिए। कमरा अपने आप बंद हो गया। अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। इस हादसे को कुछ दिन बीत गए पर अमृता की हालत नहीं बदली थी। दिन भर उसके मुंह से मांस मांस बस यही शब्द निकलता रहता था। घर की शादी को कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया था। चाचा जी का इरादा भी बदल गया था क्योंकि ऐसी हालत में वो मुकुल से नहीं कह सकते थे कि वो अमृता को लेकर वापस चला जाए। दिन भर अमृता का मांस मांस चिल्लाना और रात भर दरवाजे के अंदर से भड़बड़ करना बाकियों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा था। काफी दिन हो गए थे मुकुल ने अमृता को देखा नहीं था, इसलिए एक शाम वो सबसे बचकर अमृता को देखने के लिए घर के पीछे से होते हुए गया। बाहर लगी हुई खिड़की से उसने झांका तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। अमृता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जहाँ से मुकुल ने उसे देखा वहाँ से उसकी बीवी उसे दर्द में तड़पती हुई दिखी। जमीन पर लौटती हुई अपनी मुट्ठी को बार बार भींचती हुई, कभी कभार खुद को ही काट लेती और अपने ही खून का स्वाद लेती। मुकुल रो पड़ा। उससे अमृता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चला गया। मुकुल ने चाचा जी से बात करी कि वो अमृता को यहाँ से ले जाना चाहता है, जिस पर वो मुकुल को समझाते हुए कहने लगे, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारी बीवी की ऐसी हालत नहीं कि हम तुझे ये इजाजत दे दें कि तुम उसे यहाँ से ले जाओ। पर चाचा जी, वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे और ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वापस शहर जाऊंगा तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा उसका। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी ने अपनी उत्सुकता में आके जो हरकत करी है उसका इलाज किसी हॉस्पिटल या हकीम और वैद्य लोगों के पास होगा? अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी बीवी ठीक हो गई होती और इस घर में मेरे बेटे की शादी भी संपन्न हो गई होती। तभी चाची कमरे में आई। इसे भूत बाधा कहते हैं बेटा, और सच पूछो तो गलती मेरी है। मुझे अमृता को उस घर की कहानी नहीं बतानी चाहिए थी। अब ये सब हो रहा है। अब इसका काट भगवान ही जाने कब मिलेगा। हमें भी उसकी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है बेटा। मुकुल थोड़ा सोच में पड़ गया। कौन से घर की बात चाची कर रही थी? फिर मुकुल को पूरी बात पता चली और वो धीरे धीरे अमृता को लेकर और परेशान होने लगा। मुकुल को अब कोई बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जिस अमृता को वो इतना प्यार करता था, आज उसी की ऐसी हालत देखकर वो मन ही मन उस बुरी आत्मा को कोस रहा था जिसने अमृता पर काबू पा लिया था। सोचते सोचते मुकुल घर से काफी दूर खेतों में निकल गया और एक तालाब किनारे बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तालाब के ठंडे पानी से कोहरे की हल्की धुंध उठ रही थी और उसी के पास बैठे थे 4 आदमी जो आग जलाए थे। ठंड के इस मौसम में वो अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। मुकुल अपनी जगह से उठकर चल दिया कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई जो उनमें से किसी एक ने लगाई थी। ओ भैया जी, सुनो तो जरा। मुकुल ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हीं 4 आदमियों में से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे दोबारा आवाज लगाई। अरे इधर आओ, ओ भैया जी। मुकुल उनके पास आया तो उसने देखा कि चारों ने अपने बदन को गर्म शॉल से ढक रखा है। एक ने उसे बैठने का इशारा किया। अत्यंत दुखी, कौन बात हुई है का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
अरे वाकई परेशान लग रहा है, अब बता देता तो दिल हल्का हो जाता। उनकी बातों और उनके बोलने में कुछ ऐसा था कि मुकुल का सारा दर्द झलक कर बाहर आ गया और उसने सारी बात उनके सामने रख दी। तभी उनमें से एक बोला, जानते हो भैया जी, आपकी बीवी आपको एक बात बताओ जा रही थी पर अधूरी रह गई। कौन सी बात? वही बिजली से तेज गति से भी भागने वाले आदमी की। मुकुल को सहसा याद आता है कि अमृता की एक बात अधूरी रह गई थी जिसे वो उसे बताना चाहती थी। जब तक मुकुल आगे कुछ और आदमी से पूछ पाता, वो बोला, वो हम थे भैया जी, और हम चितावे आए थे, पर क्योंकि हम इस संसार से परे हैं इसलिए नियति में बाधा नहीं बन सकते थे। मुकुल को उस आदमी की ये बात बहुत अजीब लगी। वो क्या कहना चाह रहा था, ये बात उसके सर के ऊपर से निकल गई। इससे पहले मुकुल उस आदमी से कुछ पूछ पाता, वहाँ अचानक ही तेज हवा का बहाव शुरू हो गया और मुकुल को छोड़कर सबने अपनी गर्दन नीचे कर ली। आग की लपटें उनके ऊपर से फैल रही थी। मुकुल भी अपना बचाव करते हुए नीचे झुका और तभी उसकी नजर उन चारों के पैर पर पड़ी जो उल्टे थे। वो सन्न रह गया। थोड़ी देर में सब शांत हो गए। देखो भैया, बात ऐसी है कि यह जगह भूतों से घिरी हुई है और सब जान के दुश्मन नहीं होते, कुछ होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, जैसे उस रात मैं आपको आगाह करना चाह रहा था, पर खैर जाने दो। इसके बाद उसने बताया कि उसकी बीवी की जो हालत है वह दो ही हालतों में हो सकती है, या तो उसने खुद उस आत्मा को निमंत्रण दिया हो या फिर कोई ऐसी निशानी जो भूल से वो अपने साथ ले आई हो। इसका पता करना था और अगर समय रहते पता चल जाए तो अमृता ठीक हो सकती थी। मुकुल डर से उनकी बातें सुनता रहा। वो अमृता को लेकर डरा हुआ था और इस समय जब वो खुद भूतों के बीच में बैठा हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से उठ के चल दिए। मुकुल उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो थोड़ी दूर गए और एक एक करके तालाब के ठंडे पानी में समाहित हो गए। सोच में डूबा हुआ मुकुल वापस घर आया। घर के बाहर झालरें लगी हुई थी पर अंदर का माहौल गमगीन था। पूरा आकाश रात की काली चादर से ढका हुआ था। उसके कदम घर के अंदर गए और सीधा उस कमरे के बाहर रुके जिसके पीछे अमृता बेसुध जमीन पर पड़ी थी। मुकुल धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया और बेसुध पड़ी अमृता के पास बैठ के उसे गौर से देखने लगा। वो अपने आप से बात करते हुए बोला, ऐसा क्या ले आई हो तुम अपने साथ अमृता, जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? उसने अमृता को ऊपर से नीचे तक देखा। सहसा उसे कुछ पकड़ में आया। अमृता की दाएं पैर की छोटी उंगली में एक बिछिया थी जो इस हादसे से पहले कभी मुकुल ने उसके पैर में नहीं देखी थी। जैसे ही मुकुल ने उसे निकालना चाहा, अमृता जाग गई और उठकर बैठ गई। सुर्ख सफेद आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या सोच रहा था? ये बिछिया निकाल के ले जाकर कहीं फेंक देगा और मुझे पता नहीं चलेगा? उसकी आवाज बहुत ही भारी थी जिसमें मर्द और औरत एक साथ बोल रहे थे और इस आवाज का शोर बाकी घर वालों तक पहुंचा। वो सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। जब तक घर के बाकी लोग आए तब तक अमृता के अंदर बसी आत्मा ने मुकुल को चौखट के बाहर धकेल दिया था। वह कमरे से बाहर आई और जोर जोर से रुदन करने लगी। उसकी सफेद आंखें पूरी बदन से झलकती नजरें, होठों पर लगा खून, उलझे बिखरे बाल और टेढ़ी चाल। कुछ देर में वो अपने शरीर को पूरा पलटकर उल्टा चलने लगी। खौफ का ये दृश्य किसी से देखा ना गया। चाची दूर हटकर खड़ी हो गई अपनी बेटी को लेकर। तब तक मुकुल जोर से चिल्लाया, अमृता के दाएं पैर में एक बिछिया है, उसे निकालकर कहीं दूर ले जाना होगा। मनोहर चाचा और उनके बेटे ने अमृता के शरीर पर काबू पाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। अंदर बसी आत्मा अपने पूरे बल से उन पर भारी पड़ रही थी। वह मनोहर चाचा की बेटी पर झपटी जिसे देखते ही चाची डर में चिल्लाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी जकड़ में आ गई थी। खूंखार नाखूनों से भरा हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी एक तेज वार हुआ किसी भारी चीज से उसके सर को। मनोहर चाचा ने पलट कर देखा तो मुकुल के हाथ में एक छोटी सरिया थी जिससे उसने अमृता पर वार किया था। उसकी आंखों में आंसू थे, सब सन्न खड़े थे। खून अमृता के सर से बहता हुआ मुकुल के पैरों तक पहुंचा। उसने सरिया छोड़ दी और जमीन पर बैठ गया। चाची ने धीरे से वो बिछिया निकाली। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया हो, पर तभी अमृता का शरीर हवा में उठा और तैरने लगा। पैर उल्टे हो गए, घुटने पूरे मुड़ गए, खौफ वापस आ गया। मुकुल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने चाची से बिछिया छीनी और उसे लेकर बाहर की ओर भागा। अमृता हवा में तैरती हुई मुकुल के पीछे लग गई। मुकुल भागता हुआ उसी तालाब के पास पहुंचा। उसने पलटकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसने अपना हाथ खोला और बिछिया को गौर से देखा। मुकुल ने तय कर लिया था कि वो उस निशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाके अमृता को बचा लेगा। पर जब तक वो उसे तालाब में फेंकता तब तक एक जोर की चीख के साथ वो एक भयानक रूप में उसके पीछे से आई और उसे लेकर तालाब में कूद गई। जिस हाथ में वो बिछिया थी उसी हाथ को उसने जोर से जकड़ कर दबा लिया और पानी के अंदर ही जंग शुरू हो गई। उसने मुकुल पर लगातार वार किए पर वो किसी तरह से अपनी किस्मत बांधकर डटा रहा। लड़ाई कुछ देर और चली कि तभी किसी फरिश्ते की तरह वो चार भूत जो मुकुल को शाम मिले थे पानी के अंदर से उसकी बहाव में ऊपर की ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अमृता को जोर से पकड़ लिया, ऐसे कि उनके हाथ अमृता के शरीर के खाल के अंदर प्रवेश होते दिखाई दिए। मानो कोई शक्ति अमृता के शरीर से उस औरत की आत्मा को बाहर खींचने का काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसके अंदर बसी आत्मा को बाहर खींच लिया गया। मुकुल ने अमृता के शरीर को थाम लिया, उस बिछिया को अलग कर वो पानी से लेकर उसे बाहर निकला, उनका आभार प्रकट करते हुए। अगली सुबह घर पर हुई, सब ठीक था। अमृता के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, सब राहत की सांस ले रहे थे। मुकुल तुरंत जहांगीराबाद छोड़कर रवाना हो गया वापस शहर की ओर। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।